हेलो जी। क्या हालचाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमावत और जीव विज्ञान एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, जिसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहां पर ट्रिक्स की नीड है, जहां पर ट्रिक्स की जरूरत है, वहां पर ट्रिक्स भी बताई जा रही है आपको, और जो शॉर्ट पॉइंट्स है वहां पर वो भी बताया जा रहा है। बट ओवरऑल आपने नोट्स बहुत सारे पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना भी लिए होंगे आपने बहुत सारी जगह से। अब मुद्दे की बात यह है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द को समझना जरूरी है, क्योंकि नीट के एग्जाम में जो एज इट इज लाइन है उसको उठा के दे दिया जाता है। तो अब बारी है एनसीईआरटी की। जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था वो चैप्टर कौन सा था? वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। एक सेशन इसका अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो परिचय था वो अपन ने डिस्कस कर लिया, और मेंडल के नियम वाला जो पॉइंट है वहां तक अपन पहुंच गए। अगर वो आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लीजिएगा। अब मेंडल के नियम अपन देखेंगे, मेंडल के वंशागति के नियम देखेंगे, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता यहां से अपन डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। आपको केवल एनसीईआरटी लेके बैठना है और आप हाइलाइटर या पेंसिल ले सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको स्टार मार्क करने के लिए। एक और बात यहां से मैं आपको बता देता हूं, किसी भी टाइप का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं मुझको, और वहां पर आप भेज सकते हैं इस आईडी पर। डाउट की पिक्चर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपन नहीं कर सकते, तो वहां आप भेज सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो अब स्टार्ट अपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मेंडल के नियमों के बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में भी, लास्ट वीडियो में भी, जिसमें मेंडल ने जो जीन थे उसके बारे में बताया था, या जो कारक थे उसके बारे में बताया था। उसके साथ साथ में मेंडल साहब ने जो विपर्यासी लक्षण थे, 7 विपर्यासी जो लक्षण थे उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि किस प्रकार से हो रहा है। फिर जो पीढ़ी की बात की थी, F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया था। पुन्नेट चार्ट अपन ने डिस्कस किया था। तद्रुप प्रजनन सम जो था वो शब्द भी अपन ने यहां से डिस्कस किया था। आई होप वो सारा सब कुछ क्लियर है। आगे अपन स्टार्ट करते हैं कि एक संकर संकरण प्रयोगों के अपने प्रेक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इसकी वंशागति संबंधी अपनी समझ के सार रूप के 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। एक संकर संकरण, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे 7 साल तक, उसी के आधार पर उन्होंने मेंडल ने 2 नियम दिए थे, और इन नियमों को अपन क्या बोलते हैं? वंशागति का नियम या वंशागति के सिद्धांत भी बहुत बार अपन इसे बोलते हैं। ठीक है, प्रथम नियम आपसे पूछा जाए तो प्रथम नियम कौन सा होगा? प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम कौन सा होगा? विसंयोजन का नियम। पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अपन ने क्या बात की थी कि जो तद्रुप प्रजनन सम इकाई है आपके पास है, या जो पादप है, उससे आप युग्मक बनाते हो तो यहां से आपके जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप क्रॉस करवाते हो तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो ये जो सारे पादप मिले थे F1 पीढ़ी के अंदर, वो सारे के सारे कैसे थे? लंबे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसीलिए हो रहा था कि कैपिटल टी वाला जो है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या है? प्रभावी अपना प्रभाव दिखा रहा, जबकि स्मॉल टी वाला नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो वही आपके पास पहला नियम आएगा, कौन सा? प्रभाविता का नियम। और दूसरा जो नियम होगा विसंयोजन का नियम। इसके अंदर अपन ने क्या बात की कि ये जो अपने पास क्या है? पैतृक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी जो दोनों बताए जा रहे हैं भाई साहब, ये क्या है? पैतृक है। और पैतृक से जब युग्मक बन रहे हैं तो ये युग्मक यहां बन रहे हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी अलग अलग प्रकार के। ठीक है, यहां से 2 युग्मक बनाओगे तो स्मॉल टी, और यहां से भी बनाओगे तो कैपिटल टी। तो जब युग्मक आपके पास बने हैं, ऊपर वाले केस में बन गए, अब इस नीचे वाले केस में वापस से आप युग्मक बनाओगे तो यहां पर भी 2 युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो युग्मक है ये एक दूसरे जो एलिल आपस में जो बन रहे हैं वो एक दूसरे से क्या नहीं हो रहे? मिक्स नहीं हो रहे, सम्मिश्र नहीं हो रहे, और इसे ही क्या बोला गया है? विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसे बोला गया। क्लियर होगा इतना सा पॉइंट? किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्रभाविता का नियम फर्स्ट, जिसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है कि लक्षणों का निर्धारण जो कारक नामक विविक्त या डिस्क्रीट इकाइयों से होता है। कारक कहा था मेंडल साहब ने, और जीन जो है वो जॉनसन साहब ने कहा था, एनसीईआरटी में नहीं। तो जो भी लक्षण है कि वो लंबा है, वो छोटा है, उसकी फली का आकार कैसा है, फली का रंग कैसा है, बीज का आकार कैसा है, तो ये जो भी लक्षण है एक्स वाई जेड, उन सब का जो निर्धारण होता है वो कारक से होता है। ठीक है, और कारक कैसे रहते हैं? जोड़ों के अंदर रहते हैं। कारक जो रहेंगे कैसे रहेंगे? जोड़ों के अंदर यहां पर रहेंगे। ये पूरी एक प्रोसेस, इसको समझने के लिए लैंगिक प्रजनन को भी आपको थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि एक नर से आ रहा है, एक मादा से आ रहा है।
फिर वो समजात जो गुणसूत्र है वो बना रहे हैं, उसमें समजात गुणसूत्र के ऊपर जो जीन है वो किसी लक्षण के निर्धारण करने के लिए एक में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये सारा यहाँ पर जोड़ों के अंदर चल रहा है खेल। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य ए समान हो, तो ए समान में जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी ए, तो इसमें से एक जो कारक है दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, इसमें से एक को प्रभावी और दूसरा ए प्रभावी, तो कैपिटल टी वाला स्मॉल टी पर क्या है, प्रभावी है। यह आपने सिंपल सा प्रभाविता का नियम बताया था। F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना और F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना। F1 पीढ़ी में क्या थे, सारे के सारे पादप जो थे वो लंबे थे और उनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जीनोटाइप था। जबकि F2 की अपन ने बात की तो वहां पर लंबे भी थे, वहां पर बोने भी थे। तो F2 पीढ़ी में कहां से आए वो बोने, तो वही यहां पर है, प्रभाविता के नियम से अपन यहां पर समझ सकते हैं कि जो दूसरा ए प्रभावी था वो आपस से F2 में आपको दिख रहा 3:1 से, ठीक है। और बी संयोजन के नियम से भी से अपन समझ सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस नियम का आधार यह है कि एलील जो है आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। जो F1 पीढ़ी में अपन को सारे के सारे पादप कैसे मिले थे, लंबे मिले थे, तो F2 पीढ़ी में आपको कुछ बोने भी वहां से देखने को मिले थे, 3:1 आपको देखने को मिला था। भले ही वो F1 पीढ़ी में ना हो, F1 पीढ़ी में बोने नहीं थे लेकिन F2 पीढ़ी में है वो। तो यद्यपि जनकों की अगर अपन बात करें, यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जनक हैं, लेकिन आगे जो F1 पीढ़ी है उसके अंदर नहीं हो रहे। तो युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े या एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। फिर से वही बात है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये पेरेंट है कोई पैतृक है, तो अगर यहां से युग्मक बनेंगे तो कितने बनेंगे सर, तो दो प्रकार के युग्मक बन जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों में से एक ही जाएगा जब अपन क्रॉस करवाएंगे। सम युग्मकी की बात करें तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो सम युग्मक की जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। जबकि विषम युग्मकी में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये विषम युग्मकी, वहां पर क्या होगा, अलग अलग प्रकार के एलील आपको मिलेंगे जो एक दूसरे से विपरीत है, अपोजिट है। ये बात समझ में आ गई। तो ये दो नियम इन्होंने बता दिए, लेकिन इन नियमों के कुछ अपवाद भी है। क्या है, अपवाद भी है इन नियमों के। दो अपवाद यहां पर अपन डिस्कस करते हैं। एक आता है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, और दूसरा आता है सह प्रभाविता। नाम से ही पता चल रहा है, नाम को समझो तो रटने की जरूरत नहीं। अपूर्ण, ए प्लस पूर्ण मतलब पूरा नहीं है, कुछ ना कुछ वहां पर दूसरा कारक काम कर रहा है, तो वो है अपूर्ण प्रभाविता। और सह प्रभाविता का मतलब साथ साथ में, कि कैपिटल टी वाला भी और स्मॉल टी वाला दोनों मिलकर अपना प्रभाव यहां पर दिखाएंगे, तो वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस हो जाएगा। उदाहरण इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सवाल कर ही देते हैं, लेकिन उदाहरण वाला जो है ना वो पूछने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर रहते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, अपूर्ण प्रभाविता। तो जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से मिलता जुलता या इनके बीच का सा लगता है, जनक से नहीं मिलता और इनके बीच का सा लगता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के साथ दूसरे पादप के अंदर देखा था। ठीक है, दूसरे पादप में देख लिया कि फ्लावर का कलर क्या है या उसकी ऊंचाई जो भी XYZ है, वो दूसरे के साथ में उन्होंने देखा था। तो बोला कि जो मटर में आप बोल रहे हो सर कैपिटल टी का क्रॉस करवा रहे, तद्रुप प्रजनन है ये। कैसे है तद्रुप प्रजनन, तो यहां आपको क्या मिल रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा था, ये F1 पीढ़ी है और इसके अंदर मिलने वाले सारे के सारे पादप कैसे थे, लंबे थे सर। ठीक है, लेकिन लंबे थे तो यहां भी ये लंबे थे, ये लंबे हैं अपने पास, और ये कैसे है, ये बोने। तो F1 पीढ़ी में जो मिल रहे थे वो सारे इस जो पैतृक है उससे समान थे। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में ये क्या कह रहा है कि जो F1 पीढ़ी में आपको मिल रहे हैं वो किसी भी जनक से नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक जनक से तो मिल रहे हैं कम से कम, ऊपर लंबे है तो ये भी लंबे, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिल रहा है। वो किसके अंदर पढ़ रहे अपन, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर उसको अपन पढ़ रहे। ठीक है, तो इनके बीच का सा लगता है। एक उदाहरण यहाँ पर इन्होंने दिया, मैं फिर से कह रहा हूं उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो परिभाषा आप कर ही दोगे। श्वान पुष्प, स्नेप ड्रैगन या एंटीराइनम मेजस, तीनों नाम आपको ध्यान में रखने। श्वान पुष्प, स्नेप ड्रैगन या
एंटी राइनम मेजस, मेजस नहीं लिखा इसके अंदर, में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभावितों को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया। कैसे, अब इस चित्र में भी अपन डिस्कस करेंगे। तद्रूप प्रजनन सम, ये आपको मैं बता दिया हूं कि बार बार स्वपरागण अपन ने करवाया तो एक तरह से प्योर जिसे अपन कह सकते हैं वो आपको यहाँ पर मिल गया। तो तद्रूप प्रजनन सम में जनन जो पीढ़ी थी, जनक जो पीढ़ी थी, उसमें अपन ने लिया कैपिटल आर वो लाल था और स्मॉल आर को श्वेत अपन ने बोला था। ठीक है, शुद्ध है ये, एक तरह से प्योर है। तो यहां से युग्मक बनाए तो यहाँ अपन को कैपिटल आर मिला और यहाँ स्मॉल आर मिला। इन युग्मकों का वापस से अपन ने जब क्रॉस करवाया तो अपन पीढ़ी में आपको क्या मिलना चाहिए था, प्रभाविता के हिसाब से तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ जो लाल पादप है वो मिलना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां से कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल रहा है। तो यहाँ प्रभाविता के हिसाब से तो क्या मिलना चाहिए था, लाल मिलना चाहिए था, लेकिन वो लाल ना मिलकर कैसा मिला, सारे के सारे गुलाबी यहाँ पर मिले थे। तो बोला यार ये कैसे हो गया, एक भी पैतृक से मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक भी पैतृक से मैच नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा है। तो वापस इसका क्या किया गया, स्वपरागण कराया गया, मतलब खुद का खुद के साथ कराया गया। तो आपको क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो 1:2:1 में आपको मिला। तो जो कैपिटल आर है वो कैसे होने चाहिए सर, वो लाल होने चाहिए। स्मॉल आर है वो कैसे होने चाहिए सर, वो श्वेत होने चाहिए, तो वो श्वेत थे। लेकिन ये वाले जो है लाल ना होकर कैसे थे, ये बैंगनी कलर के थे। कैसे थे, बैंगनी, सॉरी गुलाबी कलर के थे, ये गुलाबी कलर के हैं, पिंक। तो ये है अपूर्ण प्रभावित। ठीक है, तो इसकी थ्योरी यहां से अपन डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो तद्रुप प्रजनन ने सफेद और जो लाल फूल वाले थे उसके बीच में संकरण कराया, तो अपन पीढ़ी के अंदर सारे के सारे कैसे मिले, गुलाबी मिले। चित्र में भी आपको यहाँ पर ही बता रखा है, सारे के सारे गुलाबी हैं यहाँ पर। लेकिन जब F1 वाली जो संतति उसको स्वपरागित किया गया था, स्वपरागण किया गया था, तो जो परिणाम थे वो 1:2:1 ही थे। वहां पर भी 1:2:1 था। कहां पर, जीनोटाइप की अपन बात करें तब। ठीक है, तो यहां जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप दोनों का ही अनुपात क्या है, 1:2:1। क्यों, क्योंकि जो है एक तो लाल मिला आपको, 2 गुलाबी मिले और एक कैसा मिला, श्वेत मिला। ठीक है, और जीनोटाइप की अगर अपन बात करें तो जीनोटाइप भी अपने पास ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो ये 2 थे, ये 1 था और ये 1 था। तो जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप जो है दोनों क्या है, सेम है अपूर्ण प्रभाविता के अंदर। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी अपन थोड़ा सा फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडली एक संकरण में संभावित होता, लेकिन फिनोटाइप जो था वहां पर क्या था, 3:1 था मेंडल के अकॉर्डिंग। वो भी यहां पर क्या आया है, 1:2:1 यहां पर आया है। पूर्ण रूप से वो प्रभावी नहीं हो पाया है। कौन सा, जो लाल पुष्प वाला था, कैपिटल आर वाला था वो। ठीक है, ये इसके अंदर अपन देख भी सकते हैं, यहाँ पर गुलाबी पुष्प भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, लाल भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ये लाल गुलाबी और श्वेत भी दिख जाएंगे कहीं ना कहीं इसके। ठीक है, तो ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, सिंपल सा नेक्स्ट लिखा है, प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन ये दे रहे हैं एनसीईआरटी वाले कि प्रभाविता वास्तव में है क्या। तो कुछ एलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं, तो इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। बिल्कुल सही बात है, बाहर से तो दिख रहा है कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ये सारा हो रहा है जीन की वजह से, जो डीएनए या गुणसूत्र या केंद्रक के अंदर है। तो आप जानते ही हो कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अलग अलग जीन का अलग अलग कार्य है, किसी का आंखों का कलर, किसी का वॉइस, किसी के स्किन का कलर, किसी का बाल का कलर, या जो भी लंबाई होती है, अलग अलग जीन का क्या है, अलग अलग कार्य यहाँ पर। तो द्विगुणित जीवों में एलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान होते हैं। द्विगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, डबल हो। एक गुणित का मतलब क्या, जिसमें आधी हो उसकी। ठीक है, तो 2 प्रारूप विद्यमान होता है। यह आवश्यक नहीं कि एलील के जोड़े हमेशा एक जैसे ही, जो एलील मेंडल साहब के वाले नियम में अपन ने पढ़ा था, किसी एक जीन के 2 एलील होते हैं। ठीक है, तो वो जो 2 एलील के रूप बताए जा रहे हैं भाई साहब, वो कैसे होते हैं, वो अलग अलग यहां पर होते हैं। ठीक है, जैसा कि विषम युग्मक में होता है।
उनमें से एक एलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन जो है भाई साहब उत्परिवर्तन हो सकता है, अचानक होने वाला परिवर्तन। अगर सेम है, जैसे कैपिटल टी है, ठीक है, अगर सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अलग अलग आपके पास आ रहा है, किसी भी प्रकार का एलील आ रहा है यहाँ पर, तो दूसरे में, एक से लेकर दूसरे में जो परिवर्तन हुआ वो क्या है, उत्परिवर्तन हो सकता है, अचानक होने वाला परिवर्तन हो सकता है। और परिवर्तन हुआ तो उसके अंदर जो सूचना निहित है वो भी यहाँ से क्या होगी, परिवर्तित यहाँ पर होगी। ठीक है, तो विशेष सूचना को रूपांतरित करता है। उदाहरण जैसे लिखा है कि एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना होती है। गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या है, जीन है, जो एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर उस जीन में, जैसे ये गुणसूत्र था, इसके ऊपर ये डीएनए है, और इस डीएनए के ऊपर क्या है सर, जीन है। अगर इस जीन में मैं परिवर्तन कर दूं, अगर ये अपरिवर्तित है, ऊपर वाला जो है वो कैसा है, अपरिवर्तित है, तो इससे क्या मिल जाएगा, मान लो कि ए एंजाइम मिलता है। लेकिन नीचे वाले में अगर मैं किसी प्रकार का परिवर्तन कर दूं तो क्या ए मुझे मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, मुझे किसी अलग प्रकार का जो एंजाइम है वो मिलेगा। क्योंकि ये तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि जो डीएनए है उससे क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो डीएनए के ऊपर क्या है, जीन है, एक्सोन इंट्रोन वगैरह अपन पढ़ते हैं, और वो जीन ही तो सारा काम कर रहा है। अगर जीन में परिवर्तन अपन ने कर दिया तो जो एंजाइम मिलेगा, या जो भी हार्मोन मिलेगा, जो भी रसायन प्रोटीन मिलेगा, वो भी परिवर्तित होना निश्चित है। ठीक है, तो इस जीन की यहां भी बात की जा रही है कि इस जीन के दो प्रतिरूप, इसके दो एलील ग्रुप पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का एलील हो गया, जैसे मान लो ये एलील है, ठीक है, मान लेते हैं कि वे सामान्य एलील ऐसा एंजाइम उत्पन्न करता है जैसा अधिकतर संभव है, जो एक सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये एलील की बात कर रहे हैं कि एक जो क्रियाकारक है, मान लो ये क्रियाकारक है ए, तो इसका रूपांतरण, इसको परिवर्तन करता है किसके अंदर, बी के अंदर। ये जो एलील है, ये जीन है, और इस जीन के क्या है, ये एलील है यहां पर, जो क्या करते हैं, इस ए को बी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ऐसे एंजाइम का निर्माण करते हैं ये। तो रूपांतरित एलील सिद्धांत निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। अगर यहां इस एलील को मैं क्या कर देता हूं, रूपांतरित कर देता हूं, इस एलील में मैं परिवर्तन यहां पर ला देता हूं, क्या ला देता हूं, कोई चेंज में यहां से कर देता हूं, तो जो ए से बी में परिवर्तन होने वाला जो एंजाइम है, उसमें तीन प्रकार से परिवर्तन होंगे इस एंजाइम में। क्योंकि इस एंजाइम का जो उत्पादन है वो कौन कर रहा है, जीन कर रहा है, जीन के एलील कर रहा है। अगर उस एलील में मैं परिवर्तन कर देता हूं तो मेरे तीन कंडीशन यहां पर बन जाएगी कि ऐसा परिवर्तन जो ना के बराबर हुआ हो, तो उस केस में क्या होगा, जो एंजाइम है यहां पर, ये जो एंजाइम बन रहा है ये कैसा होना चाहिए, सामान्य एंजाइम यहां से होना चाहिए। दूसरे केस में परिवर्तन हुआ है तो ये जो एंजाइम है उसका निर्माण तो होगा, लेकिन वो एंजाइम कैसा होगा, कार्य अक्षम एंजाइम होगा, वो काम नहीं कर पाएगा, मतलब ए से बी में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और तीसरा आपके पास क्या, इतना परिवर्तन यहां पर हो गया कि ये जो एंजाइम है यहां से इसका निर्माण ही नहीं होगा, ये अनुपस्थित ही हो जाएगा, तो वापस से ए से बी का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तीनों केस क्लियर होंगे। यहां से वापस से समझा देता हूं कि कोई एक जीन ऐसा है, जीन ऐसा है जिसके ऊपर एलील है, और ये जो एलील है सर क्या करते हैं, एक ऐसे एंजाइम का निर्माण करते हैं, जो एंजाइम क्या करता है, मान लो कि ए से बी में परिवर्तन करता है। अब इस एलील, ये सामान्य एलील है, ठीक है, इस एलील में अगर मैं किसी प्रकार का परिवर्तन करता हूं तो एंजाइम में भी परिवर्तन अपन को देखने को मिलेगा। या तो एंजाइम क्या होगा, नॉर्मल होगा, या वो कार्यक्षम होगा। ठीक है, मतलब कार्य नहीं कर पाएगा, एंजाइम का निर्माण तो होगा लेकिन वो कार्य नहीं करेगा। और तीसरे केस में क्या होगा, वो एंजाइम अनुपस्थित यहां से होगा। क्लियर होगा ये वाला पॉइंट, वही लिखा है यहाँ पर। तो अब थ्योरी देख लेते हैं। पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील ए रूपांतरित एलील के तुल्य ही, मतलब जो रूपांतरित और ए रूपांतरित है उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, वो सेम ही है। ठीक है, तो वापस ए को बी में बदल देगा या एस को बदल देगा, उसके जो भी विशेषक है उसके उत्पादन में। किंतु जब एलील कोई भी एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है या कार्यक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित तो हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, एक ऐसा एंजाइम जो मेरी स्किन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, तो वो अगर एंजाइम ही नहीं है या वो काम नहीं कर पाएगा तो स्किन नहीं बनेगी, या अलग प्रकार से बनेगी, कोई बीमारी यहां से हो सकती है। तो फिनोटाइप या विशेषक ए रूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर भी निर्भर रहता है। सामान्यतः ए रूपांतरित एलील जो मौलिक का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रभावी होते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, वो क्या हुआ, मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है।
जो सेम है, जैसे ए से बी में परिवर्तन करना तो वो सेम ही है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। और जिसमें परिवर्तन हुआ है वो क्या हो जाएगा, ए प्रभावी यहां से हो जाएगा। जो अपन इतने रामायण पढ़ रहे हैं ना, प्रभावी क्या और ए प्रभावी क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि सर जो प्रभाविता का जो संकल्पना है वो क्या है, तो जिसमें परिवर्तन हुआ है, जीन के ऐसे एलील जिसमें परिवर्तन हुआ है वो क्या हो जाएगा, ए प्रभावी हो जाएगा। जीन का ऐसा एलील जिसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, प्रभावी यहां से हो जाएगा और वो कार्यक्षम रहेगा। और ए प्रभावी वाला कैसा हो जाएगा, कार्य अक्षम नहीं रहेगा। ठीक है, एंजाइम नहीं बना रहा है, जो भी एक्सवाइजेड कार्य क्षम नहीं रहेगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। फिर भी डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन खुले। नेक्स्ट जो इसका अपवाद है मेंडल के नियम का, वो कौन सा है, सह प्रभाविता, या जिसे कहते हैं कोडोमिनेंस। साथ साथ प्रभावी रहते हैं। एक में भी अपन ने बात की कि किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो अपन बात करते हैं जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें से ये भी अपना 50% देगा और ये भी क्या होगा, अपना 50% देगा। तो ये साथ साथ में प्रभावी यहां पर हो गई, इसे ही कहा गया है कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता। तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरणों या क्रॉस की जहां F1 दो जनकों में से किसी एक से मिलता था, F1 पीढ़ी के अंदर, कैसे, वापस वही बात आ गई अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां जो मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये किसके समान था, इसके जनक के समान था, लंबे थे। ठीक है, यह मध्य लक्षण वाला था। जैसे अपूर्ण प्रभाविता में अपन ने देखा कि गुलाबी जो पुष्प है वो आ जाते हैं श्वान के अंदर, स्नेप ड्रैगन के अंदर, एंटीराइनम के अंदर, तीनों नाम याद रखो। तो सह प्रभाविता एक ऐसी घटना है, कैसी घटना है सह प्रभाविता, जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती होती है। मतलब लंबा और बने की बात करें तो उसके बीच वाला हो जाएगा, कोई 3 फीट का है, कोई 5 फीट का, तो उसके बीच का क्रॉस कराओगे तो आपको 4 फीट का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है, मानव में ABO ब्लड ग्रुप, मनुष्य के अंदर आपको पता 4 टाइप के जो ब्लड ग्रुप की अपन बात करते हैं, ए है, बी है, AB है या O है। ठीक है, तो ये आपको 11th क्लास में भी मिलता है, जब परिसंचरण तंत्र आप पढ़ते हो वहां पर भी आपको ये मिलता है। दोनों को साथ लेके पढ़ोगे तो रिवीजन इजी होगा, चीजें क्लियर बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगी। तो ABO रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाले विभिन्न प्रकार की क्या होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं होती है। ठीक है, अपने शरीर के अंदर क्या होता है, आरबीसी होती है, आरबीसी होती है ना, तो आरबीसी लाल रक्त कोशिका जिसे अपन कहते हैं, उसकी सतह के ऊपर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रतिजन मिलते हैं अपन को, और वही प्रतिजन की वजह से आपका ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिसाइड होता है। आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है, नहीं पता होगा मेरे हिसाब से, तो चेक करवाएं जरूर, जरूरी है। ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण जो जीन करती है वो कौन करती है, जीन आई। समझ में आ रहा, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, ये सारे क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बनता है, RNA से, और RNA DNA से, और DNA के ऊपर क्या है, जीन। तो यहाँ जो जीन है जो ABO रुधिर वर्ग का निर्धारण करती है उसे अपन ने क्या कहा है, जीन आई कहा है। लाल रुधिर कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली या सॉरी प्लाज्मा झिल्ली जो आपके पास लिखा है, उसकी सतह से बाहर निकलते हुए कुछ क्या होता है अपने पास, शर्करा के बहुलक होते हैं सर। क्या होते हैं, शर्करा के बहुलक आपके पास आपको देखने को मिलेंगे, ये रहे शर्करा के बहुलक। और ये जो शर्करा के बहुलक हैं, इस प्रकार का, इस बहुलक का प्रकार क्या होगा, यहां इस बात का नियंत्रण कौन करता है, जीन आई करता है कि ये जो बहुलक है ये किस प्रकार का है, इसको निर्धारित कौन करेगा, जीन आई यहां से करेगा। जब भी आपके पास DNA से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन बनेगा तब। ठीक है, इस जीन आई के कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं सर। आपने तो बताया था कि इसी जीन के 2 एलील होते हैं, यहां कैसे आ गए, तो इसके 3 एलील है, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है बहु एलीलता का, एक से अधिक एलील की जो अपन बात कर रहे हैं, अभी आगे आएगा। तो जीन आई के 3 एलील होते हैं, एक तो होता है IA, IB और आई, स्मॉल आई से मैं कह रहा हूं। तो IA और IB जो है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो शर्करा मिल रही है वो A प्रकार की और यहां पर B प्रकार की, और जो सिंपल सा I लिखा है स्मॉल आई, इसका मतलब यहाँ किसी भी प्रकार का शर्करा का जो बहुलक है वो नहीं है, मतलब शर्करा का उत्पादन नहीं होता है। जैसे मान लो ये A है मेरे पास, सेम ऐसा ही क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, लेकिन जो I होगा वो कैसा होगा, ये ऐसा होगा। इसके चारों तरफ जो है किसी भी प्रकार का शर्करा का बहुलक नहीं है। ठीक, तो मानव जीन जो होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है कोशिका के अंदर, 46 होती है, युग्मों को भी छोड़ दे दो। ठीक है, इसीलिए इस प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 में से 2 प्रकार के जीन एलील होते हैं। अपन क्या है, द्विगुणित है। मान लो ये आरबीसी है कोई, ठीक है, ये आरबीसी यहां पर, अब द्विगुणित है तो ये भी कैसी होगी, द्विगुणित होगी।
अब द्विगुणित है यहाँ पर, तो अपने पास एलिल या जो गुणसूत्र की अपन बात करते हैं यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 2 एलिल होने चाहिए एक टाइम पे। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, मतलब सम युग्मकी या विषम युग्मकी किसी भी प्रकार का हो सकता है, या ये हो सकता है, या अपन कह सकते हैं कि इसमें से आई ए आई हो सकता है, आई बी आई हो सकता है, या आई आई हो सकता है। मतलब 2 होना निश्चित है, 2 ही होंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, क्योंकि अपन द्विगुणित है। तो सर आप बोल रहे हो यहाँ पर एल एल कितने 3 है, तीनों को एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि त्रिगुणित हो जाएगा वो। यहाँ द्विगुणित की ही अपन बात कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के जीन एलील है, ये लिख दिया मैंने। तो ये जो आई ए और आई बी है ये प्रभावी होते हैं किसके ऊपर, स्मॉल आई जो लिखा उसके ऊपर, ये पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, उसका प्रभाव प्रकट नहीं करने देते, ठीक है। लेकिन जब आई ए और आई बी अपने पास आएगा, ये उसको तो प्रभावी नहीं होने दे रहे। मान लो आई ए और आई बी दोनों में लड़ाई होगी, बोले साथ साथ आएंगे अपन, तो ये क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तू भी अपना प्रभाव दिखा और मैं भी अपना प्रभाव दिखाऊंगा। जैसे इस केस को देखोगे आप, तो आई ए इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, मतलब इसको ऊपर प्रभावी है, इसको अपना प्रभाव नहीं दिखाना दे रहा। ये आई ए प्रभावी है और इस केस में आई बी प्रभावी है, तो रक्त समूह जो जाएगा इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ कोई भी प्रभावी नहीं है तो इसका ओ हो जाएगा। और जहां दोनों साथ साथ में आ रहे कैपिटल, ये आई ए और आई बी दोनों साथ साथ में आ रहा, तो दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे साथ साथ में, तो जो रक्त समूह हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा। और इसे ही अपन क्या कहते हैं, सह प्रभाविता इसे अपन कहते हैं। तो जब आई ए और आई बी दोनों उपस्थित हो तो ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा का अभिव्यक्त करते हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ ए बना रहा है, बी बना रहा है, ए बना रहा है, बी बना रहा है, तो शर्करा बना रहे हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। इसी कारण लाल रक्त कोशिकाओं में ए और बी दोनों प्रकार की शर्कराएं होती, 3 भिन्न प्रकार के एलिल होने के कारण इसमें 6 संयोजन संभव है। तो ये 6 जीनोटाइप जो है वो अपन देख सकते हैं यहाँ पर। फिनोटाइप आपसे पूछा है कितने होंगे, तो आप बता दीजिएगा, फिनोटाइप 4 होते हैं या 6 होते हैं, ठीक है। ये रहा जनक ए से, मतलब जनक ए से मतलब माता से या पिता दोनों में से किसी भी प्रकार का आ सकता है। जनक ए से आ रहा है, ये जनक किससे आ रहा है, जनक का मतलब क्या है, वहां से जो युग्मक बन रहे हैं शुक्राणु और अंडाणु, वहां से ये अपन को प्राप्त हो रहा है। तो शुक्राणु और अंडाणु जब मिल रहे हैं, एन और एन जब मिलेगा 2n होगा, और 2n होगा तो वो यहाँ पर ये हो रहा संतति का जीनोटाइप, ये अकेला है, ये भी अकेला, यहाँ देखो दोनों साथ में आ रहे हैं, है ना। तो ये अपने पास सिंपल सा है, आई है, और यहाँ जनक 2 से कौन सा आ रहा है, जनक संतति उसका जीनोटाइप यहाँ पर आपको बता रखा है। तो जो साथ में आ रहा है आई ए और आई ए है, तो यहाँ रक्त समूह कौन सा होगा, ए होगा। आई ए और आई बी है, तो ये अपना प्रभाव साथ साथ में दिखाएंगे ए और बी वाले, तो रक्त समूह क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सेम वैसे अगर अपन बात करें आई ए और आई वाला आता है, तो यहाँ स्मॉल आई तो ए प्रभावी, और कैपिटल ए वाला जो आपको बताया जा रहा है ये प्रभावी, तो रक्त समूह ए हो जाएगा। सेम ऐसे आई बी वाले के अंदर बी हो जाएगा, और यहाँ आई आई आता तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जीनोटाइप का निर्धारण यहाँ से करेंगे, संतति का जीनोटाइप और संतति का जो रुधिर वर्ग है वो अपन यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट मेरी तरफ से, ज्यादा कुछ है नहीं, टेबल बड़ी है लेकिन इसको समझने का यही तरीका आपके पास है, ठीक है। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जो ए बी और रक्त समूह है कैसा है, वो बहु एलिल का उदाहरण है, मल्टीपल, क्योंकि 2 से अधिक एलिल यहाँ पर नॉर्मली तो 2 ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीन है जहां से 1 से अधिक एलिल शो होते हैं, लेकिन एक टाइम पे 2 ही होंगे, एक टाइम पे 2 ही होंगे, या तो ए बी होगा या ए नॉट होगा, बी नॉट होगा। ऐसा नहीं कि ए बी और ओ भी ले लो, नहीं, वो संभव नहीं है, ठीक है क्या बात। एक टाइम पर 2 ही आएंगे लक्षणों के निर्धारण के लिए, लेकिन कोशिका की बात करें, जो जीन की बात करें, वो 3 एलील का यहाँ पर क्या कर रहा है, कंट्रोल यहाँ से कर रहा है। तो अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता के साथ साथ में ये क्या कर रहा है, बहु जो एलील है, मल्टीपल एलील है, उसका भी एक उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना, ए बी और रक्त समूह। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 एलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही एलील विद्यमान रह सकते हैं, द्विगुण होता है इसीलिए वो। अतः बहु एलील की क्रियाशीलता समष्टि के अध्ययन में ही देखी जा सकती है। अगर मैं हूं, मेरा अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो मेरे अंदर ए बी रहेगा। ऐसा नहीं कि सर वहां ढूंढने लग गए कि एक तीसरा एलील कहां है, तीसरा एलील कहां, नहीं। समष्टि का मतलब पॉपुलेशन, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, उसके अंदर किसी का ब्लड ग्रुप ए मिलेगा, किसी का बी मिलेगा, किसी का ए बी मिलेगा, किसी का ओ मिलेगा। वहां अपन बोल सकते हैं कि हाँ ए बी ओ वाले जो
अवधारणा बिल्कुल सही है, लेकिन आप मेरा देखो, मेरा ओ पॉजिटिव है, तो मेरा तो केवल वही है ना, मेरे दूसरे एलील के बारे में आप कैसा पता लगाओगे? मेरे भाई के पास जा रहे हो वहां बी पॉजिटिव, किसी और के पास जा रहे हो ए बी है, तो उस समष्टि का मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में ही अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात यहां पर लिखी, कभी कभी एकल जीन उत्पादन एक से अधिक प्रभाव छोड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड का संश्लेषण, मंड या स्टार्च जिसे अपन बोलते हैं, का नियंत्रण क्या होता है, एक जीन करता है। ठीक है, एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकते हैं, मतलब एक ही जीन के जो उत्पाद है उसका जो प्रभाव होगा वो एक से अधिक होगा। ये कोई जीन था, ये मान लो कि लंबेपन के लिए होता है सामान्यतः, लेकिन दूसरे लक्षण को भी यह नियंत्रित कर सकता है, वो एकल जीन की बात कर। जैसे उदाहरण में मंड संश्लेषण बता रहा है ये किसमें, मटर के बीज में। स्टार्च की बात करें तो इसके दो एलील हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, कितने एलील हैं सर, दो हैं, कैपिटल और स्मॉल बी। तो अगर सही से आपको जो मंड है उसका संश्लेषण करना, तो जो प्रभावी वाला होना चाहिए कायदे से, तो वही करेगा, कैपिटल बी और कैपिटल बी। तो कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल बी से करेगा, जिससे जो कण है वो बड़ा हो, इसके स्टार्च वगैरह के, मंड के। ठीक है, और छोटा अगर स्टार्च के कण है वहां पर कम संश्लेषण हो रहा होता, वो कौन करेगा, स्मॉल बी समयुग्मकी करेगा। आ रही बात समझ? मतलब जो कैपिटल बी है, जब ये बीज पक जाएगा तो वो कैसा होगा, गोलाकार होगा, बड़ा होगा तो गोलाकार होगा, उसके अंदर जो भरपूर खाद्य पदार्थ है। लेकिन स्मॉल बी है तो वो कम होगा, तो वो झुर्रीदार होगा। वही तो अपन ने टेबल के अंदर डिस्कस किया था, जो 7 लक्षण अपन ने डिस्कस किए विपर्यासी विशेषकों की अपन ने बात की थी। वहां अपन ने बात की मटर का जो आकार है, बीज का आकार है, वो झुर्रीदार है, गोलाकार। तो सही से उसके अंदर स्टार्च है तो वो गोलाकार है, कम है तो वो झुर्रीदार है। ठीक है, तो पकने पर क्या होगा, कैपिटल बी होगा बीज गोल, और स्मॉल बी झुर्रीदार होगा। अगर विषम युग्म के आ गया, इसके बीच का आ गया सर, तब क्या किया जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहां पर क्या होगा, मझोले आकार क्या होगा, ये गोल था, ये झुर्रीदार है इस प्रकार से, और इससे इस प्रकार का मझोले मतलब बीज के आकार का हो जाएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी के अंदर। तो यदि मंड कण का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए, तो इस दृष्टिकोण से यह एलील अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है यहां पर। नेक्स्ट लिखा, अतएव प्रभाविता न तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है, जिसकी सूचना जीन में निहित होती है, ये उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर होती है। लंबा स्टेटमेंट हो गया नहीं। अतएव प्रभाविता जो है ना तो किसी जीन का और उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है, खुद का। ठीक है, किसी जीन का है, उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है, जिसकी सूचना जीन में, ये कोई जीन था, इसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की सूचना निहित होगी, और वो सूचना ही आगे चलकर क्या होगी, एक्सप्रेस यहां से होगी, व्यक्त होगी, चाहे लंबा है, चाहे छोटा है, चाहे गोल है, चाहे झुर्रीदार है, वो एक्सप्रेस करेगा जीन। तो ठीक है, तो ये उतने ही निर्भर करेगा जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जनित जीनोटाइप पर, जितने की हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेषक जीनोटाइप पर। तो हम जो चुन रहे उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन साथ साथ उसका जो उत्पाद है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। उस मामले में एक जीन से एकाधिक जीनोटाइप प्रभावित यहाँ पर होते हैं, एक ही जो जीन है उससे एक से अधिक जीनोटाइप क्या होंगे, प्रभावित यहाँ पर होंगे। क्लियर है? मेंडल के नियम और मेंडल के नियमों के अपवाद, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, यहां तक क्लियर हो जाने चाहिए। किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट करें फटाफट से। तो आज के सेशन में इतना ही अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जब अपन मिलेंगे तो इसके आगे का 2 जीन की जो वंशागति वाला टॉपिक है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। फिर से कह रहा हूं, किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी शब्द में एक भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको डाउट पूछना है, डाउट की पिक्चर भेजनी है, यूट्यूब पर नहीं भेज सकता तो इस आईडी से आप मुझे सर्च करें और वहां अपने डाउट पूछ सकते हैं, केवल डाउट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।